नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को जो है खुशखबरी पता चल चुकी होगी दोस्तों कि अब जो है वैकेंसी हमारी जो है 8 दिन के अंदर या 10 दिनों के अंदर हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उससे पहले दोस्तों जो है हमारे जो पुराने पेपर हैं किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज के जो है दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग लाइन अटेंडेंस का जो पेपर है इंदौर जोन का 2016 का उसको देखने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए। और अभी तक अगर आप लोगों ने स्पेशल जो है लाइन अटेंडेंस की क्लास जो है हमारे जो कोर्स चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा है, फ्री कोर्स है, वहाँ से जो है स्पेशल आपके जो लाइन अटेंडेंस के हिसाब से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आप लोग जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है स्टार्ट करते हैं। इंदौर जोन का दोस्तों 2016 का पेपर। तो दोस्तों ये इंदौर जोन का पेपर है। इंदौर आप लोग देख सकते हैं, इंदौर जोन का आपका पेपर है ये, ठीक है। और इसमें भी जो है 75 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, एलए का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इंदौर जोन का दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजली के कारण लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बिजली से संबंधित लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्लास सी, ठीक है। इसलिए क्लास सी में रखा जाता है दोस्तों बिजली से संबंधित आग को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, BIS के नियम के अनुसार जो है क्लास सी में दिया हुआ है, जबकि आप जो बुक्स में देखते होंगे दोस्तों उसमें क्लास डी है। तो क्लास डी इसका राइट आंसर नहीं है, मैंने इससे पहले जो है आपको बताया भी है। तो दोस्तों आपका जो क्लास सी है, आप बिजली से संबंधित आग जब भी पूछा जाता है तो आप क्लास सी में ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारी निम्बी की बुक के अनुसार हर जगह जो है क्लास डी दिया हुआ है, क्लास डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। BIS के नियम के अनुसार दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा क्लास सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीकेज विद्युत धारा की कितनी मात्रा छाती से गुजरने के बाद मनुष्य की श्वसन क्रिया को रोक सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे 20 मिली एम्पियर से कम की धारा है तो जो मांसपेशियां हैं उस पर प्रभाव इफेक्ट होता है, मांसपेशियां खिंचा जाती है। और अगर 20 एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक के बोला, या 20 मिली एम्पियर से अगर 50 मिली एम्पियर के बीच में बोलता है, 20 मिली एम्पियर से ऊपर की धारा पे बोलता है, तो जो मनुष्य की जो है मृत्यु भी हो सकती है या उसकी जो श्वसन क्रिया है वो रुक सकती है। तो इसका राइट आंसर है 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर। कौन सा संबंध लीकेज विद्युत धारा की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर के जो है धारा की गणना पूछा था, इसमें आई इज इक्वल टू जो होता है V/R होता है, तो इसमें दिया है E/R। तो ई दोस्तों EMF का है, EMF/R करके इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा, कौन सा मानक संकेत किलोवाट घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा मानक संकेत किलोवाट घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है पूछा जाए तो आपका किलोवाट हावर जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसमें खास करके याद रखिएगा, स्मॉल के रहेगा और W जो है कैपिटल रहेगा और H जो है स्मॉल रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DC विद्युत धारा के मामले में एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे की चालकता कितनी होती है। दोस्तों DC विद्युत धारा के मामले में अगर एल्यूमिनियम की चालकता पूछा जाए तांबे की तुलना में तो दोस्तों 61% होती है, याद रखिएगा। कई बुकों में दोस्तों 56% दिया है, तो उसे आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अरिहंत की बुक में भी आप देखेंगे तो 56% करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों 56% को आपको याद नहीं रखना है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारे जो पुराने क्वेश्चन पेपर आए हुए इसमें 61% दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि जब हम पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे जो हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती है। तो आप लोग पूरे पेपर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके परिणाम और दिशा में समय के साथ परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों जो है आपका AC विद्युत धारा जो है उसमें समय और दिशा जो है दोनों परिवर्तित हो जाती है समय के साथ, परिणाम और दिशा। अगला है आपका 10⁻⁻6 एम्पियर किसके बराबर है। तो दोस्तों माइक्रो आपका जो है 10⁻⁻6 को प्रदर्शित करेगा। मिली अगर पूछा जाए तो 10⁻3, और नैनो अगर पूछा जाए तो 10⁻9, ठीक है। आगे देखते हैं, एक गुलाम किसके बराबर है। दोस्तों एक गुलाम 6.29 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के जो है एक आवेश के जो है वो बराबर होता है। एक गुलाम इज इक्वल टू जो है 6.29 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के जो है बराबर होता है। एक वैकल्पिक मात्रा में परिवर्तन जो है किसके बराबर होता है। एक वैकल्पिक मात्रा में परिवर्तन जो है 180 अंश जो है फेज डिफरेंस के जो है वो बराबर होता है। एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को क्या कहा जाता है। दोस्तों कोई बिंदु है, याद रखिएगा, कोई भी बिंदु है उसमें जो है विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको जो है विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर में जो है अंतर होना चाहिए तभी आपकी विद्युत धारा जो है प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम अर्थात I समानुपाती V किसके लिए लागू होता है। तो दोस्तों जो एक स्थिर सुचालक धातु है, जैसे आपके एक नाइक्रोम और यूरेका
दोस्तों नाइक्रोम और यूरेका का ही हम लोग ओम्स लॉ के नियम में प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, आर्क लैंप में ओम का नियम प्रयोग नहीं होता है। आपका आर्क लैंप में ओम का नियम प्रयोग नहीं होता, विद्युत अपघट्य में भी नहीं होता। धातु जो विद्युत प्रवाह के कारण गर्म हो जाती है वहाँ पे भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है हमारा प्रतिरोध एक सर्किट में किसका विरोध करता है। दोस्तों प्रतिरोध जो है आपको पता है विद्युत धारा का विरोध करता है। दोस्तों जो हमारे जो जितने भी जो पुराने पेपर है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन पेपर आते थे। अभी का जो अब लेवल है दोस्तों, थोड़ा सा हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए जो हम लोगों ने स्पेशल क्लास चालू कर चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लास देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं। अभी भी क्लासेस स्पेशल लाइन अटेंडेंस को लेकर क्लास है और उसमें टोटल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आप लोग एक क्लास जाकर के तो भी देखें, जो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, एक पदार्थ की सुचालकता का गुण किसके अनुपातिक होता है। दोस्तों सुचालकता का जो गुण है 1/r के समानुपाती अनुपातिक होता है। जैसे ही r का मान बढ़ेगा तो उसकी जो सुचालकता है वो कम होती चली जाएगी। अगला है हमारा, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। परिपथ में अज्ञात विद्युत धाराएं ज्ञात करें। दिया गया है I1 इजिकल टू 10 एम्पियर, I2 इजिकल टू 4 एम्पियर, I5 इजिकल टू 3 एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा I3 1 एम्पियर, I4 6 एम्पियर, I6 7 एम्पियर और I7 जो है 10 एम्पियर इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर डाउट होता है दोस्तों, तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहां जाके मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टे तार और बिजली के खंभे के बीच में, स्टे तार और बिजली के खंभे के बीच में कौन सा विद्युत रोधी जो है लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा, एक इंसुलेटर जो है हम स्टे तार और बिजली के खंभे के बीच लगाते, एक इंसुलेटर। ठीक है, एज इंटू इंसुलेटर, एक विद्युत रोधी। अगला है हमारा, कॉल बेल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का स्विच लगाया जाता है। तो दोस्तों हमारी जो बेल बटन होती है, कॉल बेल बटन होती है, उसको हमको जो है पुश बटन स्विच के माध्यम से उसको जो है नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रू लैंप होल्डर का उपयोग किस प्रकार के लैंप के लिए किया जाता है। तो दोस्तों स्क्रू लैंप होल्डर का जो उपयोग है 300 वाट से ऊपर वाले लैंपों के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IS 732 के नियम के अनुसार सीलिंग रोज का उपयोग कितने वोल्टेज आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों सीलिंग रोज जो आप लोग घरों में देखते हैं उसका उपयोग जो है 250 वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा, तापानुशीतन कॉपर के तारों का उपयोग किस लिए करते हैं। दोस्तों वायरिंग के लिए आप जो है कॉपर का उपयोग करते हैं, कॉपर के वायर का उपयोग करते हैं आप लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी परिपथ के लिए प्रयोग किए जाने वाले न्यूट्रल तार का रंग कौन सा होता है। दोस्तों डीसी परिपथ में अगर न्यूट्रल के लिए पूछा जाए तो आपका इसमें नीला दिया हुआ है दोस्तों, जबकि कई चीज़ें क्या होती है कि आप काला और लाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, पर इसमें आपका आंसर जो है नीला दिया हुआ है न्यूट्रल तार के लिए। तो ठीक है, नीला दिया हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा नीला आपको लगाना है। ठीक है, और हरा रंग अगर पूछा जाता है दोस्तों तो आपका जो हरा रंग है वो अर्थिंग के लिए करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 किसके लिए लागू होती है। तो दोस्तों कृषि परिसर की विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए जो है राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 किसके लिए लागू होती है पूछा तो कृषि परिसर की विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपूर्ण विद्युत रोधन के कारण पृथ्वी में विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो अपूर्ण विद्युत रोधन के कारण पृथ्वी में विद्युत धारा के प्रवाह को दोस्तों भूमि से विद्युत लीकेज अपन कहते हैं, जो अपन अर्थिंग के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपकरण जिसे किसी संचालन की स्थिति में हिलाया जाता है या जिसे आपूर्ति से जुड़े होने के बावजूद सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों अपन उसे वहनीय उपकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है 11 kV RMS के सांकेतिक वोल्टेज प्रणाली के लिए निर्मित एक पिन विद्युत रोधी के लिए उच्चतम वोल्टेज प्रणाली क्या होगी। दोस्तों पिन इंसुलेटर के लिए पूछा जाए तो अगर 11 kV RMS वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसका जो है 1 kV का आप बढ़ा करके मान सकते हैं, तो उसका 12 kV RMS वैल्यू हो जाएगी। अगला है, उस अवरोधक की पहचान करें जो भूमि त्रुटि विद्युत होने पर परिपथ को ट्रिप कर देता है। दोस्तों भूमि त्रुटि विद्युत होने पर पूछा है, याद रखिएगा, भूमि त्रुटि विद्युत होने पर मतलब अर्थ लीकेज फॉल्ट, इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो अर्थ लीकेज फॉल्ट। ठीक है, तो इसका RCC भी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्यूज या MCB बॉडी पर दिए गए
एम्पियर रेटिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्यूज़ हो या एमसीबी बॉडी हो, उस पर जो आप एम्पियर रेटिंग देते हैं उसे सांकेतिक विद्युत धारा जो है हम लोग कहते हैं सांकेतिक विद्युत धारा। इसमें ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले रहते हैं दोस्तों। विद्युत धारा विघात, सांकेतिक विद्युत धारा, विद्युत धारा ट्रिपिंग, लघु परिपथ विद्युत धारा। तो दोस्तों याद रखिएगा सांकेतिक विद्युत धारा है। फ्यूज या एमसीबी बॉडी पर जो धारा की आप एम्पियर रेटिंग देते हैं उसे सांकेतिक विद्युत धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ अवरोधक को किस सीमा तक की विद्युत धारा तक के लिए बनाया जाता है? तो लघु परिपथ अवरोधक को जो है किस सीमा तक की विद्युत धारा के लिए बनाया जाएगा दोस्तों? जो आपका लघु परिपथ है, इसको इंग्लिश में याद रख लीजिएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो 100 एम्पियर तक के इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। इस आकृति में कौन सा संबंध किरचॉफ की विद्युत धारा के नियम की पुष्टि करता है? तो दोस्तों किरचॉफ का विद्युत धारा के नियम की पुष्टि करेगा। आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो आपका शून्य होता है। ठीक है, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संबंध फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से संबंधित है? तो दोस्तों M = Z × I × T। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार दोस्तों M = Z × I × T होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नियम कहता है कि एक विद्युत अपघट्य के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए रासायनिक निक्षेप इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुपातिक होता है? दोस्तों याद रखिएगा, जब भी विद्युत अपघट्य की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की बात करें हम लोग, तो फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम जो है आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत लेपन प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा की आपूर्ति की प्रकृति क्या है? विद्युत लेपन में दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा, विद्युत लेपन की बात करें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दोस्तों आपका जो है डीसी धारा की हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी। कम वोल्टेज उच्च विद्युत धारा, जिसमें वोल्टेज का मान कम होना चाहिए और धारा का मान कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, डीसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? तो 0.4975 इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक एसी विद्युत तरंगकार के परिणाम और दिशा में पूरी तरह से परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हम जो है चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंप्लीट चक्र के नाम से उसे जाना जाता है, जो 360 डिग्री का आपका एक कंप्लीट चक्र होता है, जो इस टाइप से होता है दोस्तों। ये आपका वेवफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 अंश से स्टार्ट होगा, 0 अंश से, और यहाँ पे जो है आपका 90 अंश होगा, यहाँ आपका 180 अंश होगा, और यहाँ पे 270 अंश होगा, और यहाँ पे आपका कंप्लीट साइकिल जो है 360 अंश की आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन टावर के लिए क्रॉस आर्म किससे बनाई जाती है? क्रॉस आर्म दोस्तों ट्रांसमिशन टावर में जो आपका क्रॉस आर्म जो यूज़ करते हैं अपन स्टील के करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को जो है हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। एक वैकल्पिक मात्रा के आयताकार तरंग के लिए शीर्ष कारक का मान क्या? तो आप इसमें जो है आपका पिक फैक्टर पूछा है दोस्तों। पिक फैक्टर जो होता है आपका 1 होता है। ठीक है, पिक फैक्टर। अगला है, 12 पोल और 500 आरपीएम की गति वाले एक अल्टरनेटर उत्पादक की आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों इसमें आपका सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला लगता है। सिंक्रोनस स्पीड NS = 120 F/P। आप इससे आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व L के शुद्ध प्रेरण कुंडली के मामले में AC वोल्टेज और विद्युत धारा का व्यवहार कैसा होगा? दोस्तों वोल्टेज विद्युत धारा से जो है प्रेरकत्व के मामले में इंडक्टेंस के मामले में, इंडक्टर के मामले में जो विद्युत धारा है वोल्टेज से जो 90 डिग्री आपकी आगे रहेगी। मतलब वोल्टेज जो है, इसमें वोल्टेज का मान कैसा रहेगा? 90 डिग्री आगे रहेगा। और अगर आप लोग को मैं और फिर से बता दूं कि अगर कैपेसिटर बोला जाता है, आपका शुद्ध संधारित्र पूछा जाता है, तो शुद्ध संधारित्र में करंट का मान आपका कैसा रहेगा? आगे रहेगा। कितना डिग्री आगे रहेगा? तो आपका 90 डिग्री आगे रहेगा। आई का मान 20 है। ठीक है, 90 डिग्री आगे रहता है। आगे देखते हैं, एक एसी परिपथ के प्रेरकीय प्रतिघात में विकसित शक्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक एसी परिपथ के प्रेरकीय प्रतिघात में विकसित शक्ति को जो है दोस्तों अभिक्रियाशील शक्ति या रिएक्टिव पावर के नाम से हम उसको जानते हैं, याद रखिएगा। एक 3 फेज प्रेरण मोटर में अल्टरनेटर में 3 स्वतंत्र आर्मेचर वाइंडिंग होती है, तो जो है 120 अंश विद्युत डिग्री की दूरी पर होते हैं। दोस्तों 3 फेज की बात करें तो 120 अंश का फेज अंतर रहेगा, और अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो आपका 90 अंश का फेज डिफरेंस रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रतिरोध कौन सा कारक पर निर्भर करता है? मृदा का जो प्रतिरोध है कौन से कारक पर निर्भर करता है? दोस्तों, जैसे ही मृदा की नमी की मात्रा पे वो निर्भर करेगा प्रतिरोध, और नमी अगर बढ़ती है दोस्तों, नमी का मान अगर बढ़ेगा, मृदा में नमी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान जो है कम होता चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IS 3043 के अनुसार शब्द भूसंपर्क और ग्राउंडिंग है, तो ये दोस्तों दोनों जो है पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिएगा, एक डीसी मोटर के घूर्णन भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो डीसी मोटर में जो घूर्णन करने वाला जो पार्ट होता है आर्मेचर होता है, और इसमें जो स्टेटर होता है दोस्तों, तो इसमें स्टेटर की जगह जो है फील्ड वाइंडिंग आप लोग प्रयोग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग आप लोग इसमें प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, डीसी जनरेटर किस भाग में क्षेत्र विद्युत उत्पन्न के लिए उपलब्ध होता है? दोस्तों, डीसी जनरेटर किस भाग में क्षेत्र विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? मतलब क्षेत्र विद्युत पूछा है, याद करिए, याद रखिएगा। क्षेत्र विद्युत मतलब आपका फील्ड करंट जो है कहाँ पे उत्पन्न होगी? तो योक में दोस्तों, आपकी जो योक जो है होती है, योक मतलब जो बॉडी होती है, उसमें आपका फील्ड पोल्स स्थापित होते हैं, फील्ड पोल्स स्थापित होते हैं, वहाँ पे आपकी फील्ड करंट का उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत हमारा आधारित होता है। अगला है, कौन सा नियम सिद्धांत डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है? दोस्तों, डीसी मोटर में घूर्णन की दिशा को निर्धारित करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और आपका डीसी जनरेटर की अगर बात करें तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा अगर हमको ज्ञात करनी हो तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो इसमें बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? दोस्तों, जब मोटर स्थिर अवस्था में होगी ना, कोई डीसी मोटर है तो उसमें अगर स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में नहीं है, वो स्थिर अवस्था में है ना, तो उसके पोल भी असंतृप्त होंगे जब स्थिर अवस्था में है, तो याद रखिएगा, तो उसमें बैक ईएमएफ का जो मान है वो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब क्षेत्रीय फ्लक्स में वृद्धि की जाती है तो डीसी मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, जब क्षेत्रीय फ्लक्स में वृद्धि करेंगे, क्षेत्रीय फ्लक्स में, याद रखिएगा, जैसे आपको जो ये आपका एक डीसी मोटर है, इसमें जो है दो फील्ड वाइंडिंग रहती है, ठीक है, क्या है, दो फील्ड वाइंडिंग मैं बना रहा हूँ, ये फील्ड वाइंडिंग है। तो इसमें जो वाइंडिंग रहती है दोस्तों, यहाँ पे जो वाइंडिंग रहती है फील्ड पोल में, उसमें अगर टर्नों की संख्या में या उसमें क्या पूछा है? क्षेत्रीय फ्लक्स, और यहाँ पे इसकी जो फ्लक्स चलती है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी, तो उसमें अगर वृद्धि की जाती है तो डीसी मोटर की गति में दोस्तों उसकी गति जो है ना घट जाती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस स्थिति में डीसी शंट मोटर की गति 100% बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों, जब अलग रियोस्टेट का प्रतिरोध और क्षेत्रीय वाइंडिंग प्रतिरोध का मान जब बराबर होगा तो आपका जो है मोटर की स्पीड को आप 100% जो है बढ़ा सकते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर के द्वारा निर्मित बलाघूर्ण के लिए कौन सा संबंध सही है? सीजीएस प्रणाली में पूछा है दोस्तों। यदि पोल की संख्या P प्रत्येक पोल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स आर्मेचर की कंडक्टर की संख्या Z और प्रत्येक आर्मेचर की कंडक्टर में विद्युत धारा IC है, तो आपका दोस्तों याद रखिएगा, ये इसका जो है T = आपका ये होता है, ठीक है, बलाघूर्ण मतलब T = टॉर्क न्यूटन मीटर इसका जो है आपका SI इकाई होती है, ठीक है, न्यूटन मीटर। द्वितीयक वाइंडिंग में पारस्परिक प्रेरण के कारण, आप ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज जैसे आप लोग ध्यान देंगे, ये आपका एक डीसी जनरेटर है, मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर वाइंडिंग की गई है, यहाँ पे अगर वाइंडिंग की गई है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो इसमें अगर हम टर्नों की संख्या, ये जो टर्नों की संख्या को अगर अपन बढ़ा देते हैं सेकेंडरी में, तो आपकी सेकेंडरी की वोल्टेज जो है बढ़ जाती है, याद रखिएगा। उपकरण जो बिजली की मात्रा का तात्कालिक मान इंगित करता है, किस रूप में जाना जाता है? सांकेतिक उपकरण के रूप में जानते हैं दोस्तों। जो उसका तात्कालिक मान मतलब आरएमएस वैल्यू को जो इंगित करेगा उसे हम सांकेतिक उपकरण के नाम से जानेंगे। केवल डीसी की माप के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो हमको अगर डीसी मापना है दोस्तों, तो स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली टाइप का जो होता है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र का जो है हम लोग डीसी के लिए उपयोग करेंगे। और अगर आपको वहीं पर अगर एसी के लिए अगर पूछा जाए तो एसी के लिए आप एमआई जो है एसी और आपका डीसी दोनों में उपयोगी होता है, ठीक है, एसी और डीसी दोनों में एमआई टाइप के जो यंत्र होते हैं उपयोगी होते हैं, मूविंग आयरन टाइप के यंत्र। अगला है हमारा
एक परिपथ के इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करने और मेगा ओम के क्रम के प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों मेगर का प्रयोग करते हैं। इंसुलेशन का प्रतिरोध जब भी आपको दे तो आप मेगर ही लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज प्रेरण मोटर की हवा अंतराल में एयर गैप में डीसी प्रेरण मोटर की एयर गैप में हवा अंतराल, दोस्तों एयर गैप को कहा जाता है, में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति किससे निर्धारित होती है? दोस्तों पोलों की संख्या और लागू वोल्टेज की आवृत्ति पे जो है वो निर्भर करती है। अगला है हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। दोस्तों हवा की गति पूछा जाए तो एनोमीटर, हाइड्रोमीटर पूछा जाए तो आपका जो बैटरी होती है दोस्तों उसमें अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए करते हैं। थर्मामीटर आपका हो जाएगा तापमान को मापने के लिए। दाब मापी जो है दाब को मापने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोवोल्टिक प्रणाली में सौर सेलों को एक श्रृंखला समांतर व्यवस्था में संयोजन किया जाता है जिसे जो हम मॉड्यूल कहते हैं। दोस्तों जो हमारे आपके जो सेल होते हैं उनको सौर सेल, उनको अगर आप श्रृंखला और समांतर व्यवस्था में जो संयोजन होता है उसका जो एक बड़ा रूप है उसे मॉड्यूल कहा जाता है, मॉड्यूल कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन की वोल्टेज का स्तर क्या होता है? 11 केवी से 33 केवी। उच्च बोला तो 11 केवी से 33 केवी के बीच, अति उच्च बोला तो 33 केवी से ऊपर, और अगर मध्यम बोला, अगर आपका मीडियम बोलता है, मध्यम बोलता है तो याद रखिएगा मीडियम में आपका जो है 650 वोल्ट आपकी आ जाएगी। और निम्न वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए, निम्न वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए तो 250 वोल्ट आपकी आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कंडक्टरों को टावरों से लटकाया क्यों जाता है? दोस्तों जमीन से अंतर में वृद्धि करने के लिए, जमीन से ऊपर जो उसकी जो हाइट है दोस्तों अधिक रहे, इसलिए हम उसको जो है कंडक्टरों को टावर में लटकाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, विद्युत रोधी गेट के क्षेत्रीय प्रभाव वाले ट्रांजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत रोधी गेट के क्षेत्रीय प्रभाव वाले ट्रांजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? मॉसफेट। मॉसफेट इसका राइट आंसर होने वाला है। यूजीटी में नहीं होता तो दोस्तों यूजीटी जो है उसमें इनपुट संकेत को प्रवर्धित जो आपका एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल की आवश्यकता उसमें नहीं होती, उतनी क्षमता उसमें नहीं होती एम्पलीफायर करने के लिए, प्रवर्धित करने की क्षमता, जिसे हम एम्पलीफायर के रूप में जानते हैं। उच्चतम रैखिकता रेंज किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? दोस्तों उच्चतम रैखिकता रेंज पूछा है, उच्चतम रैखिकता रेंज किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है पूछे तो वर्ग ए प्रवर्धक, वर्ग ए क्लास ए एम्पलीफायर के रूप में जो है उच्चतम रैखिकता रेंज जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है, छिद्र होते हैं। दोस्तों छिद्र होता है पूछा है, अर्धचालक में एक वाहक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बनाई गई एक प्रवृत्ति आपका। और अगला है इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। दोस्तों छिद्र जो होते हैं ना अर्धचालक में एक वाहक होंगे और इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होगी उसमें, ठीक है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक यूजीटी में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजीटी, उसमें टर्मिनलों की जो संख्या है वो 3 होगी आपकी, ठीक है। अगला है, लोकस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लोकस जो है ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए सक्रिय क्षेत्र बनाता है, ठीक है लोकस। केवीएल किसके लिए लागू होता है? तो अस्थिर चुंबकीय रूप से जुड़े परिपथों के लिए लागू होगा। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ अस्थिर चुंबकीय रूप से जुड़े परिपथों में लागू होगा, याद रखिएगा। दिए गए फलन की छोटी प्रारूप है। दोस्तों जो दिया गया जो फलन है उसकी जो छोटी प्रारूप होगी C+AB, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वर्ग सी के प्रवर्धक के अनुनाद की आवृत्ति पूछा है। दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अनुनाद की आवृत्ति 7.96 होती है। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक एसआई पदार्थ की आंतरिक एकाग्रता 1.5 इंटू 10 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है यदि इसे एन टाइप पदार्थ में डुबाया जाता है जिसकी सांद्रता 2.5 इंटू 10⁻12 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप छिद्र की एकाग्रता क्या होगी? तो 9 इंटू 10⁻7 प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका जो राइट आंसर है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझसे भेज सकते हैं। सॉल्यूशन आपको कुछ पलों में आपको मिल जाएगा, कुछ समय में आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। वर्ग सी हम दोस्तों इसमें सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो है समय का अभाव है दोस्तों, समय उसमें ज़्यादा लगेगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। वर्ग सी के प्रवर्धक के क्यू कारक में वृद्धि करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो दोस्तों परिपथ की जो बैंड विड्थ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ये प्रभाव उसमें नहीं होगा पूछा है। अगला है,
y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नन गेट की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ b का पूरक b है, तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। अगला है एक प्रवर्धक में कुल हार्मोनिक्स विरूपण के प्रतिशत का पता लगाएं। यदि मौलिक घटक 10 साइन 100 टी है और दोगुने तिगुने तथा 4 गुने मौलिक आवृत्ति वाले घटक के परिणाम जो है क्रमशः 1 2 3 वोल्ट हैं। दोस्तों इसका 37% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4×60 डिकोडर को लागू करने के लिए उपयोग किए गए 1×2 डिकोडर की संख्या होगी दोस्तों 15। अगला है हमारा 2s पूरक रूपण में -65 का बाइनरी प्रतिनिधित्व होगा, तो आपका इसका आप बाइनरी निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप बाइनरी उससे निकाल सकते हैं। एक सिलिकॉन नमूने में बोरान की डोपिंग करने पर क्या उत्पादित होता है? दोस्तों बोरान की जो आप डोपिंग करेंगे तो उसमें पी टाइप का पदार्थ आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों इसके बाद जो है आपका नॉन टेक है जनरल एप्टीट्यूड, जो इसमें आपके 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं इसको देख सकते हैं। इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, अगर आपसे नहीं बनेंगे तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है लगभग पूरे क्वेश्चन जो हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के ही पूछ लिए गए थे। ठीक है, टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इंदौर जोन का जो पेपर है उसमें टोटल रीजनिंग है दोस्तों। यहाँ से मैथ्स चालू हुई है आपकी, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के हैं, बाकी टोटल रीजनिंग के हैं। देख सकते हैं आप लोग, टोटल रीजनिंग और मैथ्स है, मैथ्स के अलावा कुछ भी नहीं पूछा है। तो ठीक है दोस्तों, आज अगला पेपर देखते हैं इसके बाद।